कभी कभी सुंदर दिखने की चाह इंसान को उस हद तक ले जाती है जहां से वो खुद को ही पहचान नहीं पाता। आज की कहानी भी हमारी ऐसी ही है, जिसमें हाना नाम की लड़की जो कि कोरिया में रहती है, अपनी सूरत बदलने की कोशिश में अपनी सारी जिंदगी ही बदल बैठती है। हाना सियोल में रहने वाली एक स्कूल गर्ल थी, शांत, सीधी सादी, पर वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। अपने चेहरे से वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। उसके क्लासमेट हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो हमारी क्लास की आंटी आ गई। हर रोज के ये ताने उसे अंदर से तोड़ने लगे। वो हर दिन आईने में खुद को देखती और अपने आप से ही नफरत करने लगती। वो हर नया ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई करती, क्रीम, मास्क, लोशन, सब कुछ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरा वैसा ही फीका बना रहता। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एक दिन वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी अंधेरी पड़ी हुई गली पर पड़ी। गली बिल्कुल सुनसान थी। वहां पर एक टूटा फूटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था, यूहाना ब्यूटी सीक्रेट, जहां सुंदरता का असली रहस्य मिलता है। इस बोर्ड को पढ़कर हाना के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। गली के आखिर में एक पुराना धूल भरा पार्लर था। वो उस पार्लर के अंदर गई। अंदर कोई भी दिख नहीं रहा था। उस पार्लर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा पुराना था, जैसे कि कोई बरसों से वहां पर आया ही ना हो। उसने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ पर? तभी पीछे से एक बूढ़ी सी औरत निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियां तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, काली, गहरी, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहे हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चाल धीमी, मगर निगाहें सीधी हाना के चेहरे पर टिकी हुई। वो औरत हाना के पास आई और बोली, तुम सुंदर बनना चाहती हो ना? हाना ने डरते डरते सिर हिलाया। उस औरत ने अपनी जेब से एक पुरानी और पीली सी पड़ी हुई स्लिप निकाली। उस कागज से एक अजीब सी महक आ रही थी, ना फूलों की, ना दवा की, कुछ बीज का सड़ा हुआ सा सुगंध था वो औरत हाना से बोली, इसे अपने चेहरे पर रोज लगाना, जल्द ही सब बदल जाएगा। हाना कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही। औरत की आंखें अब भी उसी पर टिकी थी, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। हाना ने धीरे से स्लिप ली और अपने कांपते हाथों से बैग में रख ली। अब वो पलटी और पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। सिर्फ हवा में हल्की सी तिल और सड़े हुए फूलों की गंध बाकी थी। हाना जल्दी से वहां से निकली। घर पहुंचकर जब उसने स्लिप खोली तो उस पर लिखा था। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने वैसा ही किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, पर हफ्ते बाद उसकी स्किन सॉफ्ट और चमकदार लगने लगी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब हाना का चेहरा बिल्कुल अलग था, सुंदर, जवान और निखरा हुआ।
वो अब पहले जैसी आंटी नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती। स्कूल में सबकी नजरें अब उस पर टिकी रहती, पर कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया छिपा होता है। एक रात सोते समय हाना को अपने चेहरे पर हल्की सी जलन महसूस हुई। पहले तो उसने सोचा शायद ये क्रीम का असर है, पर कुछ ही सेकंड में जलन और तेज होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उसकी स्किन को खींच लिया हो। वो घबराकर बाथरूम में भागी और अपना चेहरा देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखों में डर उतर आया था। अगले दिन फिर वही हुआ और फिर हर रात। अब वो नींद में भी करवटें बदलती रहती। हर बार चेहरा छूती उसे अपनी स्किन के नीचे कुछ हिलता सा महसूस होता। कुछ दिनों बाद आईने में जब उसने देखा, उसे अपनी स्किन पर छोटे छोटे दाने दिखने लगे। पहले लगा शायद पिंपल्स हैं, पर जब पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गई। वो पिंपल्स नहीं थे, वो तिल के दाने थे। वो दाने उसकी स्किन से निकल नहीं रहे थे, बल्कि अंदर दसे हुए थे, जैसे कि जड़ें पकड़ चुके हों। वो डर के मारे उन्हें नाखूनों से खुरचने लगी, पर जैसे ही उसने एक दाना निकाला, चेहरे से खून की एक पतली धार निकल आई। हर नए दिन के साथ उन दानों की संख्या बढ़ती गई। अब उसकी स्किन पर हर जगह वही दाने उभरे हुए दिखते थे, और कुछ जगहों पर तो उन दानों से छोटी छोटी सफेद जड़ें निकली दिखाई देती थी, जैसे कि कोई पौधा उसकी स्किन में उग रहा हो। अब हाना ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो दिन भर आईने के सामने बैठी रहती और कोशिश करती कि वो दाने निकाल दे, पर हर बार और ज़्यादा खून बहता और उसके चेहरे की हालत और बिगड़ती जाती। एक दिन उसने तय किया कि ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। वो उसके पास जाएगी और उससे जवाब मांगेगी। वो उसी गली में पहुंची, पर वो देखकर हैरान हो गई। वहां पर कोई भी पार्लर नहीं था, बस एक खाली जमीन और टूटी दीवार थी। हाना की सांसें तेज हो गई। वो वहीं खड़ी रह गई। वहां से वापस आने के बाद उसी रात उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके चेहरे से खून रिसने लगा, उसकी स्किन सूज चुकी थी और हर जगह से दाने उसे झांक रहे थे। अब उसने फैसला किया कि अब वो उन सभी दानों को अपनी स्किन से बाहर निकाल देगी। वो भागकर बाथरूम में गई और अपने आप को वहां बंद कर लिया। अंदर से उसकी चीखें आती रही, निकलो निकलो मेरे चेहरे से। बीच बीच में खरोचने की आवाजें आती, जैसे कोई अपने ही चेहरे को नाखूनों से नोच रहा हो। सिंक के पानी गिरने की जगह अब कुछ और ही टपक रहा था। उसके माँ बाप दरवाज़ा पीटते रहे, हाना दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो अंदर। काफ़ी देर अंदर से वो आवाज़ें आती रही, पर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। उसके माँ बाप ने जब दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए, तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए।
हर जगह पर खून बिखरा था। दीवारों पर तिल के दाने चिपके हुए थे और फर्श पर हर तरफ सेसमे सीड बिखरे हुए थे। पर हाना कहीं पर भी नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। बस आईने पर एक ही लाइन लिखी थी, आज तक किसी को नहीं पता चला कि हाना कहाँ गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उन गलियों में भटकती है, हर उस लड़की को ढूंढती हुई जो सुंदर दिखने की लालच में खो जाए। जापान का एक शहर टोक्यो, जहाँ के लोगों की लाइफ इतनी बिजी होती है कि उनके पास किसी से बात तक करने का समय नहीं होता। टोक्यो शहर की भीड़भाड़ वाली गली में एक औरत कोने में खड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी से कुछ पूछने की कोशिश कर रही हो, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उस औरत की आंखें बहुत ही चमकदार और गहरी थी। उसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था। वो सड़क पर इधर उधर घूम रही थी और कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता। फिर वो अपना रास्ता पकड़ लेती है। उसकी चाल भी अजीब सी थी, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो। रात के समय वो गली बहुत ही सुनसान पड़ी थी। गली में रोशनी भी बहुत मध्यम सी थी। एक लड़का उस गली में से गुजर रहा होता है। लड़के को किसी के कदमों की आवाज आती है। वो देखता है एक औरत उसके सामने से चली आ रही है। उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता। कौन है ये औरत और ऐसे क्यों पूछ रही है? वो औरत लड़के को फिर से देखती है और पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? उस औरत का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। लड़के को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। लड़का उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है। उसको उसकी आंखें बहुत ही सुंदर और गहरी लगती है और वो बोलता है, हाँ तुम सुंदर हो। लड़के के ऐसा बोलते ही लड़की ने धीरे धीरे से अपने चेहरे पर से मास्क हटाया और कहा, क्या मैं सुंदर हूँ? उस औरत का चेहरा देखते ही वो लड़का डर जाता है और पीछे हटने लगता है। उस औरत का चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वो फिर लड़के से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? लड़का डर के मारे कुछ नहीं बोलता और वहां से भाग जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। वो औरत उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। वो उस लड़के का मुंह एक कान से दूसरे कान तक काट देती है और फिर उसे मार देती है। वो औरत कोई और नहीं, कुचिसाकी ओना थी। बहुत ही पुराने समय में कुचिसाकी ओना नाम की एक औरत थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसकी शादी एक समुराई के साथ हुई थी। समुराई अक्सर युद्ध के लिए घर से बाहर रहता था। उसी दौरान कुचिसाकी ओना के कई मर्दों के साथ संबंध बन जाते हैं। एक बार जब समुराई युद्ध खत्म करके अपने घर वापस आता है तो वो कुचिसाकी ओना को किसी और आदमी के साथ अपने घर पर देखता है। वो सब देखकर समुराई को बहुत गुस्सा आता है।
गुस्से में पहले वो उस आदमी को मार देता है और फिर कुचिसाकी ऊना का मुंह एक कान से दूसरे कान तक काट देता है। कुचिसाकी ऊना का खून ज्यादा बह जाने की वजह से मौत हो जाती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए इधर उधर घूमती रहती है और अपना शिकार करती है। वो सबसे एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? चाहे कोई जवाब हाँ में दे या चाहे ना में दे, वो उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक काट देती है और फिर उसे मार देती है। अगर आपको भी रास्ते में कोई ऐसी औरत मिले जिसके मुंह पर मास्क हो और वो आपके पास आके पूछे, क्या मैं सुंदर हूँ? तो सावधान हो जाइएगा, वो कुचिसाकी ऊना हो सकती है। कहते हैं कि बिना चांद वाली रात में जब नदी आकाश के नीचे काले पानी की तरह बहती है तो एक औरत की दुख भरी चीखें मैक्सिको की छायादार गहराइयों में गूंजती है। वो अपने बच्चों को पुकारती है। मैक्सिको के दिल में चोचिमिल्को नाम के गांव के पास, जहां नहरें जमीन पर नसों की तरह फैली हुई थी, उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका की नाम मरिया था। वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही जानी जाती थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। एक दिन उस गांव में एक स्पेनिश आदमी आया। जब उसने मरिया को देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मरिया भी उसकी तरफ खिंची चली गई। वे दोनों प्यार में पड़ गए। उस आदमी ने उसी गांव में रहना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद मरिया ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह सुखमय तरीके से बीत रही थी। मरिया अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो आदमी उससे दूर होता चला गया। वो अब शहर में ज्यादा समय बिताने लगा। मरिया के पास कम ही आता था। धीरे धीरे उस आदमी की दिलचस्पी एक औरत में बढ़ गई और उसने उससे शादी कर ली। एक दिन जब वो आदमी अपनी नई दुल्हन के साथ घर लौटा तो उसे देखकर मरिया का दिल टूट गया। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा। इस सदमे ने उसकी हालत काफी खराब कर दी। अब वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। वो रात दिन बस रोती ही रहती थी। इसी अकेलेपन ने उसे पागल बना दिया। वो पागलों की तरह बातें करने लगी। दुख और निराशा से भरी हुई मरिया एक रात अपने बच्चों को नदी पर ले गई। बढ़ते चांद की हल्की रोशनी में उसका दुख उबल पड़ा। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा और माफी मांगते हुए अपने बच्चों को नदी के पानी में डुबोकर मार दिया। उनकी चीखें नदी के गहरे पानी में दब गई। कुछ देर बाद जब मरिया होश में आई तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। तब वो पागलों की तरह इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगी, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने काफी देर अपने बच्चों को इधर उधर पानी में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर उसने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मौत ने भी उसे शांति नहीं दी। मरिया की आत्मा को धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, ला योरोना के रूप में, जिसका मतलब है रोती हुई औरत। वो सफेद कपड़ों में रात के समय नदी के आसपास घूमती है और अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती है और ना मिलने के कारण जोर जोर से रोती है और कहती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैक्सिको में ये माना जाता है किसी समुंदर और नदी के पास कोई औरत
रात के समय चीखती चिल्लाती हुई अपने बच्चों को ढूंढती हुई नजर आए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। न जाने कब वो आप पर हमला कर दे और आपको उस गहरे पानी में डुबोकर मार डाले। एक बार मेक्सिको के एक छोटे से गांव में मोंटेरो परिवार रहता था। इस परिवार में 3 सदस्य थे, रेमोन, उसकी वाइफ एना और उसकी 7 साल की बेटी इज़ाबेला। मोंटेरो परिवार अभी कुछ देर पहले ही गांव के पास एक पुरानी झोंपड़ी में रहने के लिए आया था, जो कि नदी के काफ़ी पास थी। गांव के कई लोगों ने उन्हें बताया था कि रात के समय उस नदी के पास ना जाए, खासकर अगर एक औरत की अजीब आवाज़ें सुनाई दे। लेकिन रेमोन ने इस बात को अंधविश्वास समझा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। एक रात एना को अपने घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी, उसे लगा जैसे कि कोई अपनी पूरी आत्मा से रो रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत नदी के पास खड़ी हुई दिखी। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और अपने बच्चों को पुकार रही थी। ये सब देखकर एना डर गई। उसने जल्दी से रेमोन को उठाया। रेमोन ने इसे किसी अनजान औरत की शरारत समझा और घर से बाहर जाकर देखने लगा। जैसे ही वो घर से बाहर आया, वह औरत वहाँ से गायब हो गई। ये सब देखकर दोनों बहुत डर गए। एक रात इज़ाबेला अपने कमरे में अकेली सो रही थी। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी। जब उसने उठकर देखा तो उसके कमरे की खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। वो औरत बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और इज़ाबेल को अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी। पर कुछ देर बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। इज़ाबेल ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। तब उसके माँ बाप भागकर उसके पास आए और उसके चीखने की वजह पूछी। तब इज़ाबेल ने उस औरत के बारे में बताया जो कि उसे अपने साथ चलने को बोल रही थी। रेमोन और एना ने इज़ाबेल का एक सपना समझा और उसे भूलकर सो जाने को बोला। रेमोन ने जब गांव के लोगों को इसके बारे में बताया, तब उन्होंने उन्हें लाल रोना के श्राप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाल रोना की नज़र अब तुम्हारे घर पर है। इससे पहले कि कोई घटना हो, तुम ये घर छोड़ दो और नदी के पास कभी मत लौटना। इससे पहले कि वो परिवार घर छोड़ता, इज़ाबेल एक रात अचानक से गायब हो गई। उन दोनों ने उसे पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह नदी के किनारे इज़ाबेल की गुड़िया मिली, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिली। टूटे हुए दिल और भारी गिल्ट के साथ रेमोन और एना ने गांव छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं, जब वो किसी नदी और समुंदर के पास जाते हैं तो उन्हें इज़ाबेल की हंसी और लाल रोना की चीखें सुनाई देती हैं। लाल रोना का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो कि इसे अंधविश्वास समझते हैं। मोंटेरो परिवार का दुख ये साबित करता है कि कभी कभी अंधविश्वास में भी सच्चाई छुपी होती है। ये बात 1990 के टाइम की है, जब बेंगलुरु के आसपास के गांव में एक अजीबोगरीब अफवाह फैलने लगी। गांव के लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में एक चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक देती है और जो भी घर का दरवाजा खोलता है वह उसकी जान ले लेती है। लोग कहते थे कि वो एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत थी। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं देता था। उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता था।
इस अफवाह ने आसपास के सभी गांवों को भयभीत कर दिया। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे और किसी भी तरह की दस्तक को नजरअंदाज कर देते। इस डर को कम करने के लिए गांव के कुछ लोगों ने नालेबा शब्द को अपने घरों के दरवाजों पर लिखना शुरू कर दिया। नालेबा, जिसका मतलब है कल आना। लोगों का विश्वास था कि ये लिखा हुआ जब वो चुड़ैल देखेगी तो वह वापस लौट जाएगी और अगली रात फिर से आएगी। सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया। राहुल को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। राहुल ने शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। जब राहुल अपने नए घर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि लोगों के घरों के बाहर नालेबा लिखा हुआ था। राहुल को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आया। लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसा क्यों लिखा है? उसने रुककर आसपास के लोगों से पूछा कि हर घर पर नालेबा क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तब एक आदमी ने बताया कि नालेबा का मतलब है कल आना। उस आदमी ने बताया, इस गांव में एक चुड़ैल घूमती है जो कि रात के समय आती है। जिस घर के बाहर नालेबा नहीं लिखा होता वो उस घर के आदमी को मार देती है। राहुल ने ये सब सुन तो लिया, पर उसको उस आदमी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उस आदमी ने राहुल को भी अपने घर के बाहर नालेबा लिख लेने को बोला। राहुल हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। अब राहुल अपने नए घर में पहुंच गया। उसने अपना सामान सेट किया और सो गया। अगली सुबह जब वो अपने काम के लिए निकल रहा था तो उसको एक पड़ोसी मिला। उसने राहुल से बातचीत शुरू कर दी। उस पड़ोसी ने राहुल के घर की तरफ देखा और कहा, आपने अपने घर के बाहर नालेबा नहीं लिखा। आपको नालेबा जल्दी से लिख लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। राहुल फिर से उसकी बात को इग्नोर करके अपने काम की ओर चल दिया। एक रात राहुल अपने घर पर अकेला था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पहले इसे अनसुना किया, लेकिन जब दस्तक बार बार होने लगी तो वह चौंक गया। राहुल ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा, किसी को मदद की जरूरत होगी। राहुल ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी दस्तक जारी रही। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने सोचा कि शायद कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक औरत
लाल साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लगा जैसे उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे राहुल के पास आई। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। वो औरत अब राहुल के इतने करीब थी कि अब वो उसकी सांसें भी महसूस कर सकता था। अचानक वो औरत उसके सामने से गायब हो गई, लेकिन राहुल को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर एक अजीब सा दबाव है। अगले दिन पड़ोसियों को राहुल की लाश उसके कमरे में मिली और वो मर चुका था। उसकी मौत का कारण किसी को समझ नहीं आया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने इसे नालेबा की चेतावनी का परिणाम बताया। उस दिन के बाद राहुल के कमरे के दरवाजे पर भी नालेबा लिख दिया गया। इस घटना के बाद गांव में कोई भी रात को दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। नालेबा को अब हर घर के बाहर लिख दिया गया। धीरे धीरे ये अफवाह बेंगलुरु के अन्य इलाकों में भी फैल गई और ये कहानी एक लोक कथा बन गई। आज भी बेंगलुरु और उसके आसपास के गांव में लोग इस चुड़ैल की कहानी को याद करते हैं और नालेबा का संदेश अपने घर के दरवाजों पर लिखते हैं ताकि वह उस चुड़ैल से बच सके। कभी कभी अंधविश्वास और डर इतनी गहरी जड़ें जमा लेते हैं, वे वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। सियोल की ठंडी रात थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। मिंजी एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एक छोटा सा 1 रूम अपार्टमेंट जिसमें एक ही खिड़की और एक बहुत पुराना क्लोजेट था। उसने जब पहली बार कमरा देखा तो उसका ध्यान बार बार क्लोजेट की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि क्लोजेट उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। क्लोजेट बहुत ही पुराना लकड़ी का बना हुआ था। उसके दरवाजों पर अजीब सी खरोंचों के निशान थे। उस क्लोजेट के अंदर भी काफी सारे खरोंचों के निशान थे। उसे लगा शायद पिछले किराएदार की पालतू बिल्ली होगी जिसने ये सब किया होगा। रात का टाइम था। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मिंजी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी ही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि किसी ने लकड़ी पर उंगलियां रगड़ी हो। वो चौंक गई। उसने पीछे देखा। आवाज क्लोजेट से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। उसे फिर से वही आवाज आई।
मिंजी ने कुछ देर तक खुद को समझाया, शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, और वो फिर से अपने लैपटॉप में ध्यान लगाने लगी। लेकिन 5 मिनट बाद वो आवाज़ फिर से आई। इस बार खरोंचों के साथ हल्की सी दस्तक की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे नज़र क्लोजेट की तरफ घुमाई। क्लोजेट का दरवाजा थोड़ा सा हिला, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। मिंजी ने कांपते हुए उठकर कहा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और दीवार की घड़ी की टिक टिक। वो डर के मारे टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ी। वो क्लोजेट का हैंडल छूने ही वाली थी कि अंदर से कुछ जोर से गिरा। वो चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। टॉर्च की रोशनी कपड़ों के बीच पड़ी और कुछ पल के लिए उसने देखा एक फीका पड़ा हुआ सफेद सा चेहरा कपड़ों के पीछे से उसे झांक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे गहराई में कुछ नहीं था। मिंजी घबराकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है क्या? पर बाहर कोई नहीं था। उस फ्लोर के सारे अपार्टमेंट खाली पड़े थे। वो डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई और क्लोजेट का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। अब कपड़ों के बीच में से वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। लंबे बाल, सूखा चेहरा और होंठों पर सूख चुका खून। वो चेहरा धीरे धीरे बाहर झुकने लगा और जैसे ही उसने मिंजी की तरफ देखा, मिंजी जम सी गई। वो एक औरत थी, बिल्कुल पुराने जमाने के कपड़ों में। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती मोड़ दी हो। वो फुसफुसाई, तुमने दरवाजा खोल दिया। मिंजी ने हिम्मत जुटाई। वो एक यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी और उसे थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पेंटिंग का शौक था। उसने अपने पास रखी स्केचबुक पर जल्दी जल्दी कुछ सिंबल बनाने शुरू कर दिए। वो कुछ धार्मिक सिंबल थे। उसका मानना था कि ये सिंबल आत्मा को बांध सकते हैं। जैसे ही वो सिंबल पूरा हुआ, उसने वो सिंबल उस औरत की तरफ किया। वो डरावनी औरत उस सिंबल को देखकर पीछे हटने लगी और एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर से सिर्फ हवा की आवाज थी। मिंजी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उसके दोस्त उसे देखने आए, क्योंकि उसने रात भर फोन नहीं उठाया था। उन्होंने दरवाजा तोड़कर खोला। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, होश में मगर थरथरा रही थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया, कमरे की जांच की। क्लोजेट खोला गया और दीवार के पीछे से मिला एक पुराना लकड़ी का पैनल, जिसके अंदर किसी महिला की हड्डियां दबाई गई थी। पुलिस ने बताया, करीब 15 साल पहले
उसी अपार्टमेंट में एक औरत मरी थी जो अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए क्लोजेट में छिपी थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया था पर वो कभी बाहर नहीं आ पाई। उस दिन के बाद मिंजी ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जब वो किसी कपड़ों की दुकान से गुजरती है और कपड़ों के बीच कोई चेहरा दिख जाए तो वो पल भर के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कुछ आत्माएं अब भी वहीं छिपी है, दरवाजा खुलने का इंतजार करती हुई। अगर तुम्हारे कमरे के क्लोजेट से भी ऐसी ही कुछ आवाजें आए तो दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोच लेना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगली संडे डायर की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि अगला डर सबसे पहले आपको मिले।